हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में। तो एक एक करके महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में किन दो अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी जिससे वो ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी हुई हैं? ऐसा करने वाली आंसर क्या होगा इसका? राफेल और सुखोई 30 MKI। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं। एक तो लेटेस्ट बात ये है कि राफेल से उड़ान भरी उन्होंने 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को अंबाला में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से लड़ाकू विमान राफेल से। और इससे पहले उन्होंने 2023 अप्रैल में असम के तेजपुर से सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी। ठीक है, तो इसके साथ ना हुआ ये कि अलग अलग लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनकर उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। तो तमाम जो फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो उनकी तो कमांडर इन चीफ तो हैं ही, और इसके साथ उन्होंने राफेल उड़ाया। और फोटोग्राफ भी देख रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है जी सूट पहनी हुई हैं, धूप का चश्मा लगाया हुआ है, और जब उड़ान भरने वाली थी उस दौरान तस्वीरों के लिए, फोटोग्राफ के लिए पोज भी दिया उन्होंने, थम्स अप का इशारा भी किया। और वो 2 सीटर राफेल पर सवार थी, जिसे 17 स्क्वाड्रन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, वो उड़ा रहे थे। और ये उड़ान करीब आधे घंटे रही है, 30 मिनट के आसपास। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी जो है ना वो तय हुई है। और राष्ट्रपति कार्यालय ने ये कहा है कि विमान जो है ना, फाइटर जेट, वो समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा और 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचा था, स्पीड तक पहुंचा था। तो उड़ान से पहले ना उन्होंने एक और ख़ास बात की कि देश की जो पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट है, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, तो उनके साथ उन्होंने फोटोग्राफ भी खिंचवाई। अच्छा, इससे पहले भी राष्ट्रपतियों ने जो है ना फाइटर जेट की उड़ान भरी है। जैसे तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने 2006 में 8 जून को सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी। फिर प्रतिभा पाटिल जो उस वक्त राष्ट्रपति थी, 2009 में, नवंबर 2009 में उन्होंने सुखोई 30 MKI से ही उड़ान भरी थी। लेकिन अगर बात होगी कि 2 फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू, सुखोई 30 MKI, और उसके बाद लेटेस्ट अपडेट ये है कि राफेल से उड़ान भरी उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति नाम क्या है? पॉल बिया। तो किस देश के हैं जिन्होंने 92 ईयर की उम्र में फिर से चुनाव जीत लिया? कमाल किया। आंसर का कैमरून। ओके, कैमरून। तो कैमरून की जो संवैधानिक परिषद है, तो उसी ने 27 अक्टूबर को उनको राष्ट्रपति चुनाव का विजेता फिर से घोषित किया है। 92 ईयर के हैं पॉल बिया, और दुनिया भर में जितने भी राष्ट्रपति ना, उनमें सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक है। वो 1982 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, और उसके बाद से 8वां कार्यकाल होने जा रहा है, और उसके लिए प्रयासरत से और चुनाव जीत चुके हैं। तो अब नया जो कार्यकाल होगा वो 7 साल का होगा, और 99 ईयर की उम्र तक वो सत्ता पर काबिज रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। कैमरून कहाँ पर है? एक बार मैं मैप के जरिए भी दिखाता हूँ। देखिए, कैमरून जो है ना वो अफ्रीका में है, और येलो कलर में जो दिख रहा है ना आपको, वही है कैमरून, येलो कलर में। इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है याओउंडे नाम। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, जोसेफ नगुते, उन्हीं के पास सारा काम धाम होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट हैं पॉल बिया जो फिर से चुने गए हैं। और यहाँ पर मुद्रा चलती है CFA फ्रैंक। आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। और इसके पड़ोसी देशों में अगर बात करेंगे तो नाइजीरिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया, गैबॉन हो गया, कंगो गणराज्य हो गया, ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। प्रश्न यहाँ पर होगा कि $5 ट्रिलियन की
मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? नाम क्या है इस कंपनी का? नाम है एनवीडिया। एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है इस वक्त और $5 ट्रिलियन इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है। उसके सीईओ कौन है? जॉनसन हुआंग। क्या है? जॉनसन हुआंग। और द हिंदू में न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ये अमेरिकी कंपनी है, चिप बनाती है और ख़ास तौर पे ना तमाम जो कंप्यूटर्स हैं उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं तो उसका निर्माण एनवीडिया जो बनाती है ना वो गजब का होता है। तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उसकी पूंजी जो है ना वो पूंजीकरण बाजार में जो मार्केट कैप है वो बढ़ा। मार्केट कैप का क्या मतलब? जो शेयर बाजार में जो पर शेयर की प्राइस है ना वो बढ़ी है और उससे टोटल जितने भी शेयर हैं उसकी प्राइस से उसकी बढ़ गई है। और मात्र 3 महीने पहले इसने 4 लाख करोड़ या कहें $4 ट्रिलियन की पहली कंपनी बनने का मुकाम हासिल किया था और अब $5 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है ये। ठीक है। अच्छा, क्यों इतनी तेज़ी से इसका मूल्यांकन बढ़ रहा है? क्यों इतनी ज़्यादा मूल्यवान कंपनी हो गई है? देखिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई है। तो एआई जो चलाना है ना उसके लिए एनवीडिया का जो हार्डवेयर है, एनवीडिया का जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है वो सब बहुत डिमांड है दुनिया भर में। दुनिया में चाहे जहाँ भी हो, एनवीडिया की बदौलत ही अभी इस वक्त ही बात करें तो वो चल रहा है। एआई का जो पूरा ताना बाना है ना वो सब चल रहा है, वही प्रोसेस कर रहा है, वही उसी की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी के शेयरों में ज़बरदस्त उछाल आया है और इसी वजह से बाजार पूंजीकरण जो है $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अभी हम लोग देख लेते हैं टॉप 5 जो कंपनियां हैं। इसके अलावा और भी कंपनियां, सबकी लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं। तो एनवीडिया है, उसकी जो मार्केट कैप है वो 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, 5.73 ट्रिलियन। और अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 453 लाख करोड़ रुपए की कंपनी होगी। दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है जो कि 4.03 ट्रिलियन डॉलर की है। उसके बाद स्थान आता है एप्पल का जो कि 4.02 ट्रिलियन डॉलर की है। फिर अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है वो 3.25 ट्रिलियन डॉलर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है ना वो आप फ्री में पा सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ डाउनलोड कीजिए ऐप को और उसमें जो फ्री का कंटेंट होता है डेली का, वहाँ फ्री में कंटेंट पीडीएफ होता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप शानदार ढंग से करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे इन सब के लेवल का है और दूसरा जो है ना वो है आईएसपीसीएस लेवल का मेंबरशिप प्लान जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। तो देख सकते हैं आप। इसके अलावा भी कई सारे बैचेज हैं जो चल रहे हैं और उस पर छूट जो है ना वो अब समाप्त होने वाली है। दीपावली ऑफर चल रहा था, अब वो 1 आध दिन में समाप्त हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईरान में स्थित किस बंदरगाह से अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने के लिए छूट देने का ऐलान किया था? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा चाबहार बंदरगाह। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो भारत जो है ना चाबहार पोर्ट का जो एक टर्मिनल है उसका नाम है शाहिद बेइश्ती टर्मिनल, उसका निर्माण भारत ने ही करवाया था और 10 साल के लिए भारत को वो मिला हुआ है संचालन के लिए। भारत उसका उपयोग करता है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैप से भी आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया तक जाने में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मदद हमें नहीं लेनी पड़ती है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हम सीधे सेंट्रल एशिया या कहें अफ़गानिस्तान, मतलब ईरान से अफ़गानिस्तान और फिर आगे हम लोग रूस तक पहुंच जाते हैं अपना सामान लेकर। तो हमारे व्यापार के लिए, इसके अलावा रणनीतिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर क्या है ना, चूँकि ईरान में जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स वो कर रहे हैं जो कि अमेरिका को खटकता है। तो इस वजह से क्या है ना, अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे ईरान पर। तो ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे तो ये भी टर्मिनल भी प्रतिबंध के दायरे में था, लेकिन पहले छूट दे रखी थी कुछ साल पहले, जिस छूट को सितंबर में अमेरिका ने वापस ले लिया था
कि उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सारे प्रतिबंध जो है ना वो लगाएंगे। अगर उस वहाँ से कोई जहाज़ गुजरेगा, वहाँ कोई जहाज़ जाएगा तो उस कंपनी को बैन लगा देंगे वगैरह वगैरह, ये सब किया था। लेकिन अब चूँकि डिप्लोमेटिक कनेक्शन हुए हैं बेहतर ढंग से अमेरिका के साथ, जो बातचीत हुई है उसके बाद फिर ट्रंप प्रशासन ने अब ये कह दिया कि ठीक है, हम 6 महीने के लिए छूट देते हैं, तो शाहिद बेइश्ती जो टर्मिनल है उसका उपयोग कर सकते हैं आप, और उसके ज़रिए सामान जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक ले जा सकते हैं, भेज सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ये डिसीजन अमेरिका का है जो भारत के पक्ष में देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगाया था। मैंने आपको बताया कि ईरान की जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है और सैन्य कार्यक्रम है उसके खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति के तहत ये किया था कि उससे प्रेशर पड़ेगा। ईरान का ना सारा विदेश व्यापार उसको ठप करने की पूरी कोशिश करता है अमेरिका, उसी के तहत ये किया था। लेकिन भारत के लिए ये बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, फिर भारत ने बातचीत की और उसके बाद फिर ये छूट भारत को मिल गई है। तो अब आप कहेंगे अमेरिका ही क्यों, मतलब क्या वो बहुत बड़ा दादा है क्या, या वो क्या बहुत बड़ा बॉस है जो प्रतिबंध लगा देगा और फिर प्रतिबंध से छूट देगा, उसके लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ, उसके पास ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसकी मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए डॉलर के बदौलत ही व्यापार होता है पूरी दुनिया में, ज़्यादातर व्यापार। ओके, अब डॉलर उसी का है, ठीक है, उससे समझ सकते हैं आप पूरी वित्तीय व्यवस्था पर उसका कितना बड़ा हस्तक्षेप है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जितने भी चैनल्स हैं ट्रांजैक्शंस के, वो जो है ना स्विफ्ट कोड कहिए, स्विफ्ट जो सिस्टम है उस पर उसका कंट्रोल है तो यूरोप का वो सिस्टम, लेकिन उस पर उसका कंट्रोल है। तो इस तरीके से तमाम चीज़ों पर उसका एक तरह से कंट्रोल हो जाता है। इसलिए अगर कहीं पर वो प्रतिबंध लगाता है तो बहुत ही असरकारक हो जाता है। खैर चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर को होगा। तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 30 अक्टूबर को। बचत को बढ़ावा देने के लिए, सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए, इससे बचत जो है ना वो आर्थिक विकास में योगदान देता है। ये है इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। किस देश ने अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह यानी APAC-AIG की बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने की है, इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत ने ये मेजबानी की है। ये पूरी तरह से जो है ना वो विमानन क्षेत्र से रिलेटेड जो दुर्घटनाएं हैं उस सबके जांच वगैरह को लेकर ये एक एसोसिएशन या संघ कह सकते हैं आप। ओके, तो ये जो मीटिंग हुई है वो 28 से 31 अक्टूबर तक हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, और इसका उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू उन्होंने किया 28 अक्टूबर को। ठीक है, और इस मीटिंग, ये जो पूरी मीटिंग हुई है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जो है ना वो आयोजित की गई थी। उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी AAIB ने। ठीक है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जो भारत का है उसने। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये जो है ना मीटिंग हुई है और बहुत सारे जांच वगैरह चल रहे हैं। जैसे भारत में जो अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई थी, विमान दुर्घटना, इन सब की जांच चल रही है, तो इन सब पर भी चर्चाएं वगैरह कुछ हुई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो नाम है इसका कैथरीन कोनोली। कैथरीन कोनोली, ये है वो होगा इसका आंसर। आधिकारिक तौर पर 25 अक्टूबर को मतदान के दौरान ये विजेता घोषित किया। मतदान के बाद 63% वोट उन्होंने पाया और ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ठीक है, तो ये बात है। 68 ईयर की हैं वो कैथरीन, और बैरिस्टर रह चुकी हैं, और वो जो है ना वो अब इम्पॉर्टेंट पद पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो आयरलैंड जो है ना उसकी राजधानी क्या है? डबलिन राजधानी है। राष्ट्रपति जो नई है कैथरीन कोनोली, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। माइकल मार्टिन नाम है उनका। मुद्रा वहाँ पर चलती है यूरो, और पड़ोसी देश उसका ठीक यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड के बगल में है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? आंसर को वियतनाम। अक्टूबर में वियतनाम
की राजधानी हनोई में ये आयोजन किया गया। उसी में सिग्नेचर किया 72 देशों ने, भारत भी उसमें शामिल था। तो इसका उद्देश्य ये है कि साइबर अपराध जो है ना दुनिया भर में जो बढ़ रहा है, और क्रॉस बॉर्डर जो साइबर अपराध है, इन सब से कैसे निपटा जाए और इन सब की इंफॉर्मेशन सबको मिल जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। 5 साल से इसको लेकर बातचीत चल रही थी। संयुक्त राष्ट्र का जो एक मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय है UNODC, उसी के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर ये तय हुआ और फिर ये जो है ना सिग्नेचर हो चुके हैं। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिखा है कि कई सारी जो तकनीकी कंपनियां हैं, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता है, तो उन सब ने इस संधि की आलोचना भी की है, क्योंकि उनको चिंता है कि इससे वैध जो ऑनलाइन गतिविधि है उसको आपराधिक बना दिया जाएगा और मानवाधिकार हनन की संभावनाएं और बढ़ेंगी। कुछ ऐसी जो संधि में कुछ बातें हैं उसकी वजह से ऐसा जो है ना वो कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हो गया। साइबर अपराध बहुत ही अभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में भी साइबर अपराध हो रहे हैं और रोजाना करोड़ों करोड़ों रुपए ठग लिए जा रहे हैं ऑनलाइन फ़ोन करके और आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवा के। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर कोई आपको फ़ोन करके कहता है ना कि देखो ये लिंक है और ये मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, और वो ऐप का वो पूरा मतलब फाइल दे रहा है, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उससे आपका फ़ोन जो है ना दूसरे के कंट्रोल में आ सकता है। इससे क्या होगा, इससे आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने भारत का 53वां यानी 53rd मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे किसे नियुक्त किया है? कौन है ये? आंसर का जस्टिस सूर्यकांत, वो अब नए चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं। नियुक्ति कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 30 अक्टूबर को लेटर जारी कर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेटर 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो कब से रहेंगे वो? देखिए, अभी तो अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन कार्यभार वो संभालेंगे 24 नवंबर को। कब? 24 नवंबर को, क्योंकि उसी दौरान जो अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं उनका कार्यकाल जो है ना वो समाप्त हो रहा है। BR गवई का, जस्टिस BR गवई, तो 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो 24 को फिर जस्टिस सूर्यकांत जो है ना वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ठीक है, मूलतः वो हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं, वहीं पर जन्म हुआ था उनका। फिर वकालत पढ़ी, फिर प्रैक्टिस किया और फिर अब चीफ जस्टिस वो नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, पिछले कुछ चीफ जस्टिस की अगर बात करेंगे, एक तो अभी 53वें वो जस्टिस सूर्यकांत, 52वें चीफ जस्टिस BR गवई, 51वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, 50वें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये सब नाम हैं। ठीक है, अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको लेकर संवैधानिक जो आधार है वो क्या कहेंगे हम? तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद है 124(1), तो उसमें जो है ना वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बातें कही गई हैं। और नियुक्ति जो होती है ना वो कैसे होती है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, और ये परंपरागत रूप से जो ना सीनियरिटी यानी जो वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबसे उन्हीं को ये पद दिया जाता है। नियुक्ति प्रक्रिया होती है कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत होता है, जिसमें जो वर्तमान CJI हैं और जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो सब मिलकर ये तय करते हैं कि जो सीनियर मोस्ट हैं उनके बाद रिटायर होने के बाद, जैसे अभी जो BR गवई हैं, तो उनके बाद सीनियर कौन है, उनसे जूनियर, ठीक मतलब उनके जूनियर हो गए, और उनके बाद सबसे सीनियर हैं तो वो हैं अभी जो जस्टिस सूर्यकांत। तो उनको जो है ना वो भेजा गया नाम सरकार को, फिर सरकार से ओके हुआ, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास मामला पहुंचा कानून मंत्रालय के द्वारा, फिर राष्ट्रपति ने ओके किया, उसके बाद फिर ये अपॉइंटमेंट जारी कर दिया जाता है। अच्छा, योग्यता क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की? तो ये वही योग्यता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल वकील रहा हो, या राष्ट्रपति के मत में एक वरिष्ठ न्यायविद हो। ठीक है, तो भी
उनको नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर, तो उस वक्त तक ये रह सकते हैं, ठीक है, चाहे 1 महीना हो चाहे वो 5 साल मिल जाए, वो इस तरह से होगा। जिम्मेदारियां क्या है? सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करना, जो संवैधानिक पीठ है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेज है उसका गठन करना, कोलिजियम सिस्टम के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेना, उच्च जो न्यायपालिका हाई कोर्ट्स है उन सब के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना, तो ये सब काम है। और राष्ट्रपति को न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों के मामले में परामर्श देने का भी वो काम इनका है, ठीक है। अच्छा, कैसे हटाया जा सकता है इनको? तो केवल और केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और ये प्रक्रिया बहुत कठिन है। दोनों संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, उसी के बाद फिर राष्ट्रपति जो है ना सीजीआई को पद से हटा सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।